नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। मेरे साथ हैं वन ऑफ माय फेवरेट पीपल जिनके साथ मैंने मतलब 2-3 शोज़ करे हैं बट इतना सीखा है कि मन करता है बार-बार बात करें सर के साथ। अनुपम मिश्रा जी, सर जी नमस्कार, थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला मेरे लिए। बहुत सारी चीज़ें मेरे को बात करने के लिए हमने तो सोचा था कास्ट से बात करेंगे बट कास्ट प्लस कोर्ट प्लस पता नहीं क्या-क्या हो रहा है देश के अंदर। आई नीड टू आस्क यू सो मेनी थिंग्स। थैंक यू सो मच। Thank you for having me, Adi. Always a pleasure. सर कास्ट के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स हमारा जो कल कन्वर्सेशन हुआ था आपने एक चीज़ बोली थी कि ये तो होना ही था, ये करना ही था। और मेरा ये कहना है कास्ट के साथ 1-2 जो चीज़ें और आई हैं उसको भी ज़रा जोड़िए। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि भई बर्थ सर्टिफिकेट्स के ऊपर लिंक करेंगे हम वोटर आईडीज़ को। गवर्नमेंट की तरफ से भी नोटिफ़िकेशन आया है कि साहब आप सिटिज़नशिप प्रूफ का सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट 1-2 और चीज़ें हैं जिसके अंदर आधार और ये सब नहीं आता है। तो ये क्या करने की कोशिश की जा रही है जब आप इन सब चारों तीन चारों चीज़ों को ज़रा एक एक साथ डालेंगे और उसके बाद सबसे अपॉर्च्युनिटी है क्या सर हमारे पास कुछ और करने की? ऐसा कुछ प्लान आपको दिखता है? क्योंकि मेरा तो ये रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं तो फिर आगे जाके और भी उसको सीधा करिए। आप क्या कहेंगे सर? आदि आप देखें कि फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन एक सिक्का उछालता था और अपनी मर्जी की करा लेता था क्योंकि उसकी दोनों तरफ हेड्स था। एक रेयर सिक्का उसके एक रेयर कॉइन था उसके पास जिसमें दोनों तरफ एक ही बना हुआ था और जब चाहता था अपने हिसाब से करा लेता था सिक्का उछाल के। पर दैट इज द ओनली कॉइन इन द वर्ल्ड। बाकी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। अब ये जो जाति जनगणना वाली बात है, मोटी-मोटी देख लें, 3 जगह हुई। जनगणना नहीं हुई, जाति सर्वे हुआ। कर्नाटक में हुए करीब-करीब 10 साल हो रहे हैं। सिद्धारमैया नहीं कराया था पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे। आज तक रिपोर्ट जारी नहीं कर पाए। रिपोर्ट जारी करने के नाम पे लिंगायत विरोध कर देते हैं, वकलिंगा विरोध कर देते हैं, कहते हैं साहब आपने हमारी पॉपुलेशन कम दिखाई है। रेवंत रेड्डी ने इसको अभी तेलंगाना में करा डाला और कराते ही कह दिया गड़बड़ है, दोबारा कराऊंगा। क्यों? पता चला कि जो 54% ओबीसी पॉपुलेशन थी 46% या 48% निकल गई, कम हो गई। वहां बवाल हो गया। बिहार में चूंकि तेजस्वी यादव खुद ही करा रहे थे और डिप्टी सीएम थे तो वो हो गई, लेकिन उससे भी देखिए क्या निकल के आया कि 14% यादवों के पास 34% जमीन है। 14% यादवों के पास 34% जमीन है। 2.5% कुर्मियों के पास 23% जमीन है। तो सवाल ये कि जब कुछ होगा तो फिर उसके दो पहलू होंगे। जो लोग सबसे ज्यादा जातिगत जनगणना चिल्ला रहे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत वही आ रही है। आप देखें इस द एंटायर नैरेटिव ऑफ जातिगत जनगणना हैज बीन वोवन अराउंड ओबीसीज। ये पूरा नैरेटिव पिछड़ों के इर्द गिर्द बांधा गया एक नैरेटिव है। शुरुआत हुई मंडल आयोग से, जब उन्होंने पिछड़ों को 27% आरक्षण की बात कही। और आज से वो अच्छा, उस जमाने में अरुण शौरी ने, मुझे याद है, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हुआ करते थे और हम लोग कॉलेज में थे, तो उन्होंने साहब एक आर्टिकल लिखा था कि हर आग धीरे धीरे बुझ जाती है। मंडल की एक ऐसी आग लगी जो समय के साथ बुझेगी नहीं और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। द मैन वॉज प्रोफेटिक। उसकी बात देखिए सही साबित हो रही। माय पॉइंट इज कि आपने ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पे एक इतना बड़ा एक जंजाल बना दिया है। नो, इससे कोई बरी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने को ओबीसी कहते रहे। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया आपने, तो आपकी राजनीति तो ओबीसी के इर्द गिर्द चल रही है। मैं केवल तेजस्वी यादव, लालू यादव, मुलायम यादव और अखिलेश यादव को क्यों दोष दूं? हाँ, तो सबने उसको एक एक टूल बनाया। मतलब पॉइंट इज, इसको लेकर इतने एग्रेसिव रहे हैं। इसमें सिर्फ एक आदमी है जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव इतना हल्ला मचा रहे हैं, अखिलेश यादव इतना हल्ला मचा रहे हैं। पता चला कि साहब ये जो रिपोर्ट सामने आएगी जो जनगणना की, और इसके साथ जब आप रोहिणी आयोग की सिफारिशों को मिला देंगे। रोहिणी आयोग की सिफारिश क्या कहती है? रेन्यू आयोग की सिफारिश कहती है जो 27% ओबीसी आरक्षण उसको 3 टुकड़े में बांट दीजिए। जिनको यादवों को उसने, कुर्मियों को उसने, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा आरक्षण लिया है उनको 7% में
लिमिट कर दिया। डू यू थिंक कि तेजस्वी और अखिलेश का वोट बैंक इसके लिए तैयार होगा? नीतीश का वोट बैंक इसके लिए तैयार होगा? कभी नहीं होगा। आपने देख लिया तेलंगाना में क्या हुआ, आपने देख लिया कर्नाटक में क्या हुआ। तो जब ये ओबीसी, जब ये जातिगत जनगणना रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के साथ मिलेगी, तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन लाइक CAA एंड एनआरसी। तो ये CAA अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब उस पर एनआरसी वाली मिसाइल लग जाएगी तो बहुत घातक हो जाएगी। तो इसी तरह ये जातिगत जनगणना के साथ जब ये रोहिणी आयोग बैठेगा, रोहिणी आयोग ने अपनी सिफारिशें 6 साल करके बाद दे भी दी हैं और राष्ट्रपति तक चली भी गई। तो अब ये काफी, मैंने कहा ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब ये बड़ी, अब उसके लिए एक आदमी जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो राहुल गांधी, एकदम बंदा अपनी मौज में, कोई दिक्कत नहीं, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो वो उनको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। कल झगड़ा होता हो आज हो जाए, वो तो खुद ही कह रहे हैं पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, गृह युद्ध कल होना है आज हो जाए, ही विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। बहुत हुआ तो नानी के यहाँ चले जाएंगे, खत्म बात की नहीं, मम्मी को लेके चले जाएंगे। झेलना तो हम लोग को है साहब, हमारा घर तो इटली में है नहीं, वो तो साल में 65 बार विदेश जाते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं, जातिगत जनगणना क्या चीज है, अभी तो 50% का जो कैपिंग है वो हटाओ, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दो, और वो भी आप मान लीजिए तो कह रहे हैं कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबकी जेब से पैसे निकाल के मेज पे रख दो, फिर इक्वल इक्वल बांट दो। तो ये मतलब आप सोचिए ना, दैट मैन इज अ मतलब वॉकिंग रेसिपी फॉर एनार्की। वो जिस तरह की बातें करता है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि साहब, अब जब आ ही रहा है और जब जातिगत जनगणना हो ही रही है, और ये इसलिए भी दुर्भाग्य है, देखिए आप देखें पूरी दुनिया में लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं, हमारे यहाँ जो जनरल कैटेगरी है वो कह रही है हमको ओबीसी बना दो, जो ओबीसी है वो कह रहे हैं हमको दलित बना दो, जो दलित है वो कह रहे हैं हमको महादलित बना दो। ये क्या हो रहा है? और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मोदी सरकार के 10 साल में हर 10 दिन में एवरी 10 डेज एक जाति को ओबीसी बनाया गया। और मतलब आसान नहीं है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस किया था 2011 में, तो नजर कितनी जातियां निकली थी? जब ब्रिटिशर्स ने आखिरी बार किया था तो 4000 जातियां निकली थी, 4000। और अब जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया अभी 2011 में 46 लाख जातियां निकली, 4000 नहीं 46 लाख, 4.6 मिलियन। व्हाट टाइप ऑफ नॉनसेंस इज दैट? तो भाई देश को आगे ले जाने की बात करें, इस अनार्की में कहां जा रहे हैं? पर जब जाहिर है तो फिर ठीक है, जो होगा बहुत कुछ सामने आएगा, तो मुसलमानों की जातियां भी सामने आएंगी। हालांकि मुसलमानों की जातियों में भी आप देखिए एक दूसरा प्रॉब्लम है, मुसलमानों में तकरीबन 90% मुसलमान ओबीसी है, 90%, मोर देन 90%। जो बचे शेख, सैयद, पठान, मिर्जा, ऐसे 3-4 लोग हैं जो जनरल में आते हैं, बाकी सब ओबीसी, सबको। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हिंदुओं में कायस जनरल होता है, पर जब मुसलमान कायस ओबीसी होता है, सिद्दीकी ओबीसी होता है, हिंदू कायस जनरल है, मुसलमान कायस ओबीसी। तो फिर तो मतलब बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, और तमाम लोगों को फिर साहब अपने बहुत कुछ बताना पड़ेगा। जो इंटरकास्ट मैरिजेस हुई हैं ये देखना बड़ा, और बड़ी जबरदस्त हुई है साहब, पिछले 50 साल में बड़ी मात्रा में इंटरकास्ट मैरिजेस हुई हैं, ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उसमें जाति क्या गिनी जाएगी, बाप की कि माँ की, वो बच्चे की जाति क्या होगी, खुद राहुल की जाति क्या होगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आदि भाई सर, देखो ज़रा ये बताइए सर, इसके अंदर एक और भी तो चीज़ होगा, ये जितने जैसे आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जजमेंट दिया, और टाइमिंग देखिए बड़ी, मैं मतलब देख के बड़ा हैरान हो गया। मैं 2 दिन पहले तो कास्ट आया, अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट आके बोलता है कि भई अगर आपने धर्म परिवर्तन करा है, तो आप एससी नहीं बनते, आपके सारे एससी के बेनिफिट खत्म हो जाते हैं। तो ये तो फिर सोने पे सुहागा है इस चीज़ में। तो ये जितने भी कन्वर्ट हुए हैं, इनका हटाइए फिर, जितने भी प्रिविलेजेस हैं। क्योंकि या तो माइनॉरिटी का प्रिविलेज लो या इसका प्रिविलेज लो, दोनों तो नहीं मिल सकते आपको। पर आदि में समझ में नहीं आ रहा है, लोग आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट को आइसोलेशन में क्यों देख रहे हैं। देखिए मोटी सी बात समझिए, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जी। कई बार कर चुका है,
कई दो बार तीन सुप्रीम बारी, कोर्ट कर चुका है। हाँ, 3 हाई बारी, जी। कोर्ट कर चुके हैं। हाँ, नहीं बात सुनिए, लेकिन बार-बार क्यों आ रहा है मामला? समझिए, हुँ, हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण शब्द सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इस्तेमाल किया। सिर्फ 2 लोगों के लिए। 1990 तक आते-आते विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसको ओबीसीज को भी डाल दिया। लेकिन ओबीसी का मतलब क्या है? ओबीसी का अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, हाँ, पिछड़ा वर्ग, नहीं पिछड़ी जाति नहीं, पिछड़ा वर्ग। और यानी कि पिछड़े वर्ग में ब्राह्मण भी आते हैं। ओबीसीज में गिरी और क्या उधर उस तरफ के सारस्वत, गोस्वामी, तमाम ब्राह्मण आते हैं जो ओबीसीज डिक्लेयर है। राजीव गोस्वामी वो लड़का था जिसने मंडल आयोग लागू होने के बाद आत्मदाह किया था, सबसे पहले। हुँ, हुँ, उसकी देखा से कि हम लोग उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, उसकी देखा से कि 150 बच्चों ने आत्मदाह कर लिया। ये आयरनी देखिए, विडंबना देखिए कि जिस राजीव गोस्वामी ने ये आत्मदाह शुरू किया था तो गोस्वामियों को मंडल आयोग में आरक्षण मिला। ही डिड नॉट नो, उसे मालूम नहीं था। उसको 27% कोटा मिल रहा था और वो बंदा आ, आप सोच के देखें कि उसने आत्मदाह कर लिया। जस्ट इमेजिन। तो मतलब अभी आप चीजों को सामने आने दें, रश ना करें कि क्या है, कैसे है, किस तरह है। अब इसमें क्या है, कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट ये कहती है कि अभी शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशली कहा जाता है कि भाई आप क्या हिंदुओं में छुआछूत की प्रॉब्लम थी, छुआछूत की प्रॉब्लम थी तो शेड्यूल कास्ट को आपने एक अलग से शुरुआत में रिजर्वेशन दिया। वेरी फर्स्ट रिजर्वेशन किसको दिया? शेड्यूल कास्ट को, कि छुआछूत की प्रॉब्लम। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि साहब इस्लाम तो कहता है सब बराबर है, क्रिश्चियनिटी तो कहती है सब बराबर है। तो एक बार आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो छुआछूत की तो कोई बात रही नहीं, तो फिर किस बात का रिजर्वेशन? धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन की संविधान में कोई परिकल्पना, कोई अवधारणा, कोई गुंजाइश नहीं। अभी देखिए 4% इन्होंने कर दिया सिद्धारमैया ने हुँ, कर दिया। गवर्नर ने वो बिल उठा के भेज दिया राष्ट्रपति को। हाँ, अरे वो हो ही नहीं सकता। उनको भी मालूम ये है नहीं हो सकता, तो सवाल ये क्यों कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं कि देखो यार हम तो करना चाहते हैं, लोग करने नहीं दे रहे हैं। दैट पॉलिटिक्स। हुँ, हाँ, तो ये जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है, ये बात कितनी बार कही जा चुकी है। धर्म के आधार पर आरक्षण संभव ही नहीं है। और एक बार आप अच्छा, सोनिया गांधी जब सुपर पीएम थी 10 साल तक, 4 से 14 तक, 2004 से 14 तक, तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया साहब, बड़ा प्रयास किया कि किसी तरह जो दलित ईसाई धर्म कबूल कर लें, उनको शेड्यूल कास्ट स्टेटस बना रहे। क्योंकि बहुत ढेर सारा कन्वर्जन सिर्फ इस कारण से रुक जाता है दलितों का। भाई ईसाई धर्म में परिवर्तन कैसे होता है? ईसाई धर्म में परिवर्तन ये होता है कि आप जाके लालच देते हैं कि तुम्हें नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन दलितों में एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार नहीं, इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब हम ईसाई धर्म कबूल करेंगे तो हमारा शेड्यूल कास्ट का स्टेटस खत्म हो जाएगा, हमारा और हमारे बच्चों का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। सोनिया गांधी ने बड़ा प्रयास किया कि साहब दलितों को ईसाई बनने पे रिजर्वेशन मिलता रहे, पर हर बार कोर्ट आड़े आ गई, हर बार कोर्ट आड़े आ गई कि नहीं साहब ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब हम लोग बहुत कोर्ट से नाराज होते हैं, बड़ी गालियां देते हैं, तो ध्यान रखें कि कभी कभी कोर्ट आपको बहुत तमाम मुद्दों पे बचाई भी है भाई उसने। आप सर सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया कि भई ये जो शरिया कोर्ट चल रहे हैं देश के अंदर इनका कोई जुडिशियल स्टैंडिंग नहीं है। हम तो गालियाँ दे रहे थे कोर्ट्स को, संडे में वो यार ये क्या बोल गए? दो अच्छी बात है इसको रखो, 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 इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो ये क्या चक्कर है सर? ये क्या गुड कॉप बैड कॉप है? कभी तो आके कुछ भी बोलते हैं। आज जाके इन्होंने वो क्या आर्बिट्रेशन बिल टू 2024 नहीं जी, हमको ये ठीक नहीं लग रहा, इसको दोबारा देखिए। अब उसको बिल को आप पढ़िए जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है उसके अंदर कहते हैं कि भई अगर आपके अंदर कोई डिस्प्यूट है, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो यार, कोर्ट वोर्ट में मत जाओ, बहुत टाइम लगता है। बेसिकली दैट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ द बिल। अब उसके चक्कर में नहीं जी ऐसा कैसे हो सकता है, यू कांट हैव क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ ये वो 3-4 उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं आज। तो ये क्या है सर? एक तरफ तो आप
अच्छी-अच्छी बातें करते हो जो जो सबको पसंद आती हैं, एवरीबॉडी इज़ लाइक हाँ यार, ये ठीक है, यू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आप पूरा सब कुछ ठीक करते हो। दूसरी तरफ से ये सब भी होता है, टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें आप इंटरफेरेंस कर रहे हो एग्ज़ीक्यूटिव के साथ और यहाँ पर ये काम खत्म नहीं हुआ है, अब दिख रहा है ये तो। क्योंकि जो हमारे वाइस प्रेज़िडेंट साहब हैं अ धनखड़ साहब। धनखड़ साहब उन्होंने आई थिंक 3-4 दिन पहले एक और स्टेटमेंट दिया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि भई ये चलेगा नहीं। ही बेसिकली हिंटेड टू से कि भैया अभी हम पाकिस्तान के लिए बिज़ी हैं, सो डोंट वरी हम इसको देखेंगे दोबारा। तो ये क्या दिखा आपको सर वो? ये क्या हो क्या रहा है कोर्ट्स में? आप तो मतलब नॉलेजेबल पर्सन हो, हाउ वुड यू काइंड ऑफ कैसे इंटरप्रेट करेंगे इस चीज़ को? देखिए, पहली बात, लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि न्यायपालिका एक होमोजीनियस बॉडी नहीं। हुँ, द एंटायर जुडिशरी इज नॉट अ होमोजीनियस स्ट्रक्चर कि जुडिशरी में जहां से निकालोगे हर जज एक बात करेगा। नहीं, हुँ, ये संभव नहीं। आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच कहती है तीसरा सीतलवाड़ को बंद करो, इसके ऊपर मुकदमा चलाओ, और सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच उसको रात को 9 बजे बैठ के जमानत दे देती है। आप देखिए ना, 24 घंटे में 2 आदेश। तो आपने देखा कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब वो एक भरतनाट्यम का एक कॉन्सर्ट देख रहे थे और निकल के आए, फोन पे उन्होंने बेंच बनाई। तो कोर्ट में भी अलग अलग तरह के जजेस हैं, अलग अलग तरह की मानसिकता है, अलग अलग तरह की अवधारणाएं हैं। आपने जस्टिस शेखर यादव का बयान देखा है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी तमाम टिप्पणियां सुनी। तो वैसे भी समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि 62 से 65 साल की उम्र में ये हुँ, उनका एक एवरेज एज ग्रुप है। ये पूरे के पूरे वही नेहरूवियन और मैकॉले सिस्टम के प्रोडक्ट है जो उस समय एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। अब जो यंगर जजेस आ रहे हैं उनकी सोच अलग है, जो सोशल मीडिया के एज में आ रहे हैं, जो इंटरनेट आने के बाद की जो एज है, क्योंकि इंटरनेट ने एकदम से लोगों को बहुत ढेर सारी बातें बताई। इंटरनेट ने लोगों का दिमाग खोला, इंटरनेट ने लोगों तक जानकारियां पहुंचाई। तो जो इंटरनेट की एज के जो जजेस आ रहे हैं उनकी अलग सोच है, उनकी अलग विचारधारा है। जो आज से वो जो 65 साल के जजेस बैठे हुए हैं उनकी अलग विचारधारा है। तो जजेस की अलग अलग विचारधारा है, और हम कभी भी एक जज को, अच्छा फिर जो सोचे ना भाई, आप अब जुडिशरी की अपनी ट्रैजेक्टरी देख लें। जुडिशरी ने जितने बड़े आदेश दिए हैं खुद ही उनको ओवररूल भी किया है। आई नो भाई जुडिशरी, हाँ, मतलब पता चला 7 जजों की बेंच ने कह बैठ के कह दिया इमरजेंसी सही है, फिर उससे बड़ी बेंच ने बैठ के कह दिया इमरजेंसी गलत है। गलत है। तो हाँ, जब चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कह दिया इमरजेंसी सही है। जब उनके बेटे चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तो उन्होंने कहा इमरजेंसी गलत है। तो आप देखें ना, ये इस तरह एक इवोल्यूशन अलग होता रहता है। तो जी। जुडिशरी को आप एक होमोजीनियस मास ना समझें। जुडिशरी में, न्यायपालिका में भी अलग अलग जजेस, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग बातें, एज ग्रुप के हिसाब से, ये जो देश काल में जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से तमाम चीजें। और आज जो आपको सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है, आज से 5 साल बाद आपको बदला हुआ नजर आएगा, 10 साल बाद और बदला हुआ नजर आएगा। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम और एवोल्यूशन। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। वो तो भाई सब जगह है ना, केवल कोर्ट ही क्यों, केवल कोर्ट ही क्यों। एक पुराना ब्यूरोक्रेसी में एडा भी सेम चीज़ बोलेंगे फिर तो आप। आदि भाई, एक पुराना एडाज है कि नो सिस्टम कैन बी बेटर देन द टाइम इन विच इट ऑपरेट्स। यानी कोई भी व्यवस्था अपने समकालीन समाज से बेहतर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। जैसा समाज होगा वैसी पुलिस होगी, वैसी जुडिशरी होगी, वैसी मीडिया होगी, वैसे ही पॉलिटिशियंस होंगे। क्योंकि व्यवस्था कोई भी हो, लोग मंगल ग्रह से तो नहीं आएंगे ना। हुँ। जुडिशरी भी हमारी तरफ से निकली है, करेक्ट। तो यही रूल फिर ब्यूरोक्रेसी पे भी अप्लाई होगा सर। और होगा, हो रहा है, हुँ। हो रहा है, जो नए-नए ब्यूरोक्रेट्स आएँगे वो दे विल बी हो सॉलिड। रहा है भाई, बहुत अंतर आ रहा है, बहुत अंतर आ रहा है, बहुत अंतर आ रहा है। सर अब आते हैं हाफ फ्रंट पे, हमारे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि वामपंथियों की जो आवाज़ें हैं, वो ऊपर वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेन सिनेरियो से नहीं निकलती जो पहले निकल रही थी। अभी इनके अंदर जब से ये पहलगाम है, थोड़ी-सी शर्म सी दिख रही है कि भई नहीं यार अभी मत बोलो यार, जूते पड़ेंगे बहुत। और उन्होंने कोशिश करी है, कांग्रेस की तरफ से वो आया भई गायब, सर सर-तन से जुदा टाइप एक जो ट्वीट आया, हटाना पड़ा उनको। और ये दिख रहा है कि एक जो हाफ फ्रंट को सोसाइटी इस टाइम पे डील कर रही है सर। टिकैत के साथ जो हो रहा है, आज टिकैत ने भी बड़ा गंदा-सा
बयान दिया है कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे एंड ऑल दैट। आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये क्या पानी के बिना मछली की तरह छपड़ रहे हैं? क्या हो रहा है? मोदी साहब ने थोड़ा ज़्यादा एक्शन ले लिया है, कम एक्शन लिया है, कि इनको दिख रहा है कि भैया हो गया, हमारी जो ये ऑनलाइन पे हमारे टुच्चे-पुच्चे आईटी सेल खेल सकते हैं बट स्ट्रेंथ नहीं है हमारे अंदर। आप किस किस तरह देखते हैं इनको? अली भाई देखें, आपके सवाल को मैं 3 हिस्से में कर देता हूँ। एक जो आपने इसको वामपंथ से जोड़ा, दूसरा ये जो टिकैत वाली बात आपने कही, और बीच में आपने ये कहा कि साहब ये जो उनके अंदर शर्म नज़र आ रही है। तो पहली बात तो आप समझ लें कि शर्म-वर्म कहीं नज़र नहीं आ रही। पहलगाम वाले मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट जाकर जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करने वाले जो साहू जी थे, वो एनएसयूआई के मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर हैं। कांग्रेस अपने आदमियों को भेज के सुप्रीम कोर्ट पहलगाम के मामले में इंटरफेयर कर रही है। कांग्रेसियों के बयान, अखिलेश यादव के बयान, ममता बनर्जी के बयान पाकिस्तानी मीडिया में चल रहे हैं। तो शर्म वरम तो कहीं नहीं है। वामपंथियों का शर्म से कोई भी दूर दूर तक रिश्तेदारी नहीं है। जी। 1962 में जब चाइना वॉर हुआ था, तो उस समय तक कम्युनिस्ट पार्टी में डिवीजन नहीं हुआ था, सीपीआई हुआ करती थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भारत को चीन के सामने हथियार डाल देने चाहिए और चीन से माफी मांग लेनी चाहिए। सर ऐसा दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं खून इकट्ठा मिलेगा। कर रहे थे, खून इकट्ठा कर रहे थे, खून रोड इकट्ठा ब्लॉक कर कर रहे थे, हाँ, रोड ब्लॉक कर रहे थे। तो माई पॉइंट इज, शर्म का इनसे कोई लेना देना नहीं। दूसरी बार अभी भी नहीं शर्म। अब रही बात टिकैत वाली जो आपने बात कही, 2019 में मैंने एक फेसबुक पे आर्टिकल लिखा था, बाद में वो कट के बहुत चला, अलग अलग नामों से चला, अभी भी चल रहा है। लेकिन मैंने वो जो आर्टिकल लिखा था, अपने मोहल्ले की एक सत्य घटना पे लिखा था। और वो आर्टिकल था चच्ची 420। उसमें जारी किया था कि भाई मेरे मोहल्ले में एक चचा रहते थे, वो चरस पीते थे, और वो दुबले पतले एक हड्डी के थे, और रोज किसी ना किसी से मारपीट कर लेते थे। और जब वो किसी से मारपीट कर रहे थे, तो चच्ची अंदर से दौड़ के आती थी और सामने वाले को पकड़ लेती थी, अरे जाने दो, ये तो पहले से चर्ची है, पहले से बीमार है, वगैरह वगैरह। चचा इसका फायदा उठाते थे और सामने वाले को 2 ठूस और मारते थे और भाग जाते थे। फिर धीरे धीरे लोगों को इसमें एक पैटर्न नजर आने लगा कि चच्ची कर क्या रही है, तो सामने वाले को और पिटवा रही है। तो अगली बार जब चच्ची प्रकट हुई, तो उन्होंने पहले चच्चा के पहले चच्ची को ही कूट दिया। चच्ची अच्छा, घबरा गई। उसके बाद जब चच्चा ने झगड़ा किया, तो चच्ची नहीं आई। जब चच्ची नहीं आई, तो चच्चू कूटे गए, और उसके बाद मोहल्ले में शांति हो गई। तो मैंने भी कहा था कि साहब ये जो मीडिया है लिबरल वाला, ये चच्ची वाली भूमिका है इसकी। कोई आतंकवादी ने कुछ घटना की नहीं कि बीच में आ जाते हैं, बेचारा गरीब था, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, मास्टर का लड़का था, मिलिट्री में मिसबिहेव किया था, फलाना, और उसके घर में बीएसएनएल का टावर नहीं लगा गांव का। अब आप देखिए ललन टॉप क्या कह रहा है, वो जो आदिल आतंकवादी, उसके घर में बीएसएनएल टावर नहीं लगा था, उसने बीएसएनएल उठा, AK-47 उठा ली। व्हाट नॉनसेंस। तो ये चच्चियां हैं, ये चच्चियां हैं जो चच्चू को बचा रही हैं। तो मैंने उसमें लिखा था, जब तक चच्चियों का इलाज नहीं होगा, तब तक चच्चू सेफ रहेंगे। तो चच्चियों का इलाज शुरू हो गया है, राकेश टिकैत वाली घटना से समझ में आ रहा है। क्योंकि ये तो फ्रस्ट्रेशन दिखी ना सर बड़ी जोर से, कि यार ऐसा कोई कोई स्टेटमेंट दे दे, ये तो यार आई मीन दिख रहा है कि भैया आप अब इस टाइम पे आ चुके हो अन्य या बनने, वो वाली लड़ाई है। क्या कहते भाई हैं? राकेश टिकैत की क्या लड़ाई है, वो तो मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। मैं इसलिए नहीं समझ पाया, देखिए आज मैंने एक ट्वीट किया, मतलब मेरी एकदम समझ के बाहर है कि आप देखें, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। भाई राकेश टिकैत औरंगजेब से लेकर टीपू सुल्तान की मजारों पे घूम रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। तो ये नेता बना कैसे यार? हाँ, अब अल्लाह अकबर का नारा दे रहे हैं, औरंगजेब की मजार पे सजदा कर रहे हैं, टीपू सुल्तान की मजार पे सजदा कर रहे हैं। तो ये तो सब मानसिक रूप से दिवालिया लोग हैं। और हालत ये है कि 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार जमानत नहीं बची। अपने गांव में अपने बूथ में ये मतलब बीजेपी को जीतने से रोक नहीं पाते हैं। ये तो देखिए इनका हाल है। लेकिन ये है कि अच्छा, किसान आंदोलन में खत्म हो चुका था, लेकिन एक इसका वीडियो चल गया रोते हुए, एक सिंपैथी वेव चली और लोग वहां पहुंच गए। अब ये पगड़ी वाला मामला इसने बना दिया है। लेकिन ये वही चच्चियां हैं जिनका इलाज के बगैर असली चच्चा तक आप नहीं पहुंच। फिर हाँ, वो तो ये राकेश टिकैत हो या नेहा सिंह राठौर। तो बेसिकली जो एक स्ट्रैटेजी दिख रही है कि भई इनके जो जितने भी ये टट्टू उछल रहे हैं, पहले इनको ज़रा सीधा करो।
जो इनका सपोर्ट सिस्टम है। बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, मामूली नहीं है, बहुत मामूली बड़ा है। नहीं है। और हुँ, देखिए, मैं सबको एकदम फेयरली जज करता हूँ आदि। आप देखें, शुरुआत कांग्रेस ने की थी, लेकिन मोदी सरकार ने एक चीज में बढ़ावा दिया। जैसे टेक्निकल कॉलेजेस में आप ह्यूमैनिटीज क्यों लेके गए भाई? क्यों लेके गए? आईटी अहमदाबाद में जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों हो गांधीनगर रहा में, है? गांधीनगर, गांधीनगर। सॉरी। आप मेरे को बताएं, आप टेक्निकल कॉलेजेस में ह्यूमैनिटीज लेके गए क्यों? अब भाई टेक्निकल एब्सोल्यूटली। कॉलेजेस में बंदे इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं, टेक्नोलॉजी समझने जाते हैं, पेरियार पढ़ने नहीं जाते। भाई घंटा नहीं लगता। जिसको हिस्ट्री ज्योग्राफी इतनी पढ़नी होगी, वो जे साई दीपक की तरह, आनंद रंगनाथन की तरह, अन्ना मलाई की तरह अपनी पढ़ाई करने के बाद कर लेगा, जिसे पढ़नी हाँ, होगी हिस्ट्री ज्योग्राफी। और या फिर वो बीए में करेगा, पीएचडी करेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में आप क्यों उनका दिमाग खराब कर रहे हैं बच्चों का? आपने देखा था कि जो बीफ फेस्टिवल हुआ था उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हैदराबाद में, बाद में वो केरल में भी हुआ, जेएनयू में भी हुआ, अब ये आईटी गांधीनगर में होने वाला। क्योंकि जादवपुर में तो क्रैकडाउन शुरू हो गया है। हमने सुना है कि वो जो कश्मीर फ्री कश्मीर एंड ऑल दैट उस पे लीपापोती हो गई है। वहाँ पर दिख रहा है कुछ ना भाई कुछ मेरे को, जेएनयू में। मुझे समझ में नहीं आता टेक्निकल कॉलेजेस में ह्यूमैनिटीज ले जाने का क्या सेंस है। अरे ये तो बेवकूफ़ी है। मैं उसमें कोई डाउट, मैंने तो उसके ऊपर भी ट्वीट करा कि ये बदतमीज़ी है, बंद करो ये। दिस इज़ स्टुपिडिटी। एंड आईआईटी वाले ऐसे कॉलेजेस होने चाहिए भैया, देयर इज़ नो रिजर्वेशन, देयर इज़ नथिंग। यहाँ पर आप कुछ चूतिया करोगे ना, पेड़ पे उल्टा उल्टा टाँग के बाँस के डंडे से ठुकाई होगी आपकी। ऐसा लॉ होना चाहिए आईआईटी के अंदर। दैट शुड बी द देखिए थिंग। भाई, मैंने मैंने इंजीनियरिंग को अपनी जिंदगी के 6 साल दिए हैं, और मैं हुँ, जानता हूँ और मैंने मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन मुझे ये नहीं लगता मैंने 6 साल वेस्ट किए। क्यों? क्योंकि उसने मुझको सिस्टमैटिक तरीके से सोचना सिखाया, दिमाग में कंपार्टमेंटलाइजेशन किया, मैं दोनों चीजों को आपस में कंफ्यूज नहीं करता। इंजीनियरिंग बहुत एक अलग अलग तरह से आदमी को ट्रेन करती है। उसमें ये ह्यूमैन, और मैं ह्यूमैनिटीज को कुछ नहीं कह रहा हूं भाई, बड़ी चीज है ह्यूमैनिटीज, पर उसको आप ह्यूमैनिटीज कॉलेज तक रखे ना। क्या आप एमए के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं? क्या आप बीए के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं? क्या आप बीकॉम के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं? तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को हिस्ट्री ज्योग्राफी लिटरेचर क्यों पढ़ा रहे हैं? ये बात एकदम ठीक है सर। सर मैं इस बारे में थोड़ा-सा आगे लेके जाना चाहूँगा इस कन्वर्सेशन को। ये जो हमारे देश के अंदर मीडिया है, हमने देखा है कि एनडीटीवी पे प्रहार हुआ, क्या हुआ, जो मर्ज़ी बोल लीजिए। उसके बाद हमने देखा कि भई आज आज इंडिया टुडे का ज़माना है। फिर मेरे ख़्याल से हिंदू हिंदू भी है, हिंदू ने बड़ी बकवास करनी शुरू कर दी है। तो ये जो नैरेटिव एक फैलाया जाता है हमारी मीडिया की तरफ से, और ये जितना भी वामपंथी का, जैसे अभी आपने बताया कॉलेजेस, तो यहाँ पर तो इकोसिस्टम बना रहे हैं अपना। ये इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए कुछ कोशिशें तो हुई हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आगे क्या देखते हैं सर होती हुई आपको? क्योंकि ये टाइम है हमारे पास और हमको दिखता भी है कि इस बारी थोड़ा-सा सीरियसनेस है गवर्नमेंट के अंदर इनको तोड़ने-ताड़ने के लिए। आप कैसे देखते हैं इसको आगे? भाई बिल्कुल, इकोसिस्टम तोड़ने की बात भी हुई है। ये बात भी हुई है कि आप समझ लीजिए कि वाइस चांसलर्स बदले गए हैं, जेएनयू जैसे माहौल में भी अंतर आया। लेकिन एक तरफ आप इकोसिस्टम तोड़ रहे हो, दूसरी तरफ ये कर आप रहे हो। जेएनयू जैसे कॉलेजेस में आप इकोसिस्टम तोड़ रहे हैं, और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में इकोसिस्टम बना रहे हैं। आई कैन नॉट हुँ। बी हैप्पी विद दैट। मैं उससे खुश नहीं हो सकता हूँ। सही बात है सर। ये इसका मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए और उस होलिस्टिक अप्रोच को आगे लेके जाने के लिए आई थिंक कुछ काम करना चाहिए। सर लास्ट सेक्शन में मैं आपसे पूछूँगा इस बारी, ये जो पाकिस्तान है एंड जो एक अंदरूनी पाकिस्तान हमको दिखा है इस देश के अंदर, एक एक न्यूज़ आपने भी डाली अपने ट्विटर पेज के ऊपर और मैं ये दिखाना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को। मतलब ये देख के तो मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बोला यार ये क्या बच्चे पैदा करने वाली मशीन है? क्या है ये? मेरे को समझ नहीं आया। क्योंकि जिस तरह से ये न्यूज़ लिखी हुई है ना, देख के ही मैं बोला यार भाई इंसान है यार, ऐसे मत करो यार भाई। ये तो भई इंसान है, जो भी करो। 22 के प 500 सदस्य नहीं, एक। देखिए देखिए देखिए, इसको मैंने ट्वीट किया है। हुआ क्या कि ये मुरादाबाद की बात है, और मुरादाबाद के मुस्लिम इलाके की बात है। 22 पाकिस्तानी महिलाएं शादी करके आई, और उन्होंने कुल मिला के 22 लोगों ने मिलके शायद 92 या 90 या 96 बच्चे पैदा किए। उनमें से एक महिला ने तो 9 बच्चे अकेले पैदा किए।
उसके बाद उनकी शादियां हुई, उन बच्चों की शादियां हुई, उनके बच्चे हुए, तो कुल मिला के 22 महिलाओं ने एक दशक के अंदर 500 लोग का कुनबा खड़ा कर दिया। अरे पाकिस्तानी। अब देखिए, आपने कल देखा, 2 दिन पहले आपने देखा साहब, वो उसामा करके लड़का है, वो कह रहा है मैं पाकिस्तानी, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी, मेरा आधार इंडियन है, मेरा वोटिंग आईडी इंडियन। अब ये कैसे पॉसिबल है यार? और दिक्कत वाली बात यह है कि इसके बाद कोर्ट्स भी दखलंदाजी कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि इसके बाद कोर्ट्स भी इनका डिपोर्टेशन रोक रही हैं। तो ये कैसे हुँ। होगा? सर कोर्ट्स ने तो उसका भी रोका हुआ है, रोहिंग्या का। 3 2019 का मामले भाई, कोर्ट्स ने अभी जो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, 3 मामलों में, 2 जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने और 1 सुप्रीम कोर्ट ने, 3 मामलों में रोक लगाई है। अब भाई वो सीआरपीएफ जवान अगर ऑनलाइन शादी कर रहा है किसी पाकिस्तानी महिला से, फिर ये उसका प्रॉब्लम है ना, उसका प्रॉब्लम है। और आईबी को सोचना चाहिए, गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए कि साहब आपने कैसे आदमी सीआरपीएफ में रखे हुए हैं। हैं? अगर इंटेलिजेंस का पाकिस्तानी यहाँ पे आके 25-25 साल कश्मीर पुलिस में नौकरी कर रहा है, तो ये होम मिनिस्ट्री का फेल्योर है। तो उनका तो जो फेल्योर है वो है, फाइनली व्हेन दे हैव वोकन अप, जब वो कुछ कर रहे हैं तो कोर्ट रोक रही है। आप इसे हुँ, समझिए कि मतलब अ, ये एक बहुत ही हर लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे और जुडिशरी लेवल पे, तीनों लेवल पे मामला बहुत बहुत ही जिसे कहना चाहिए गलत अंदाज से ट्रीट हुआ है। यू नेवर नो सर ये जो इकोसिस्टम इनको बचा के रखता है, जिस तरह से बचा के रखता है, वो तो दिखता है कि भई ये चाहेंगे नहीं यार। और यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछूँगा जो सीएए के प्रोटेस्ट हुए थे, क्या आप अब सीएए के प्रोटेस्ट को किसी दूसरे एंगल से देखते हैं सर? किसको बचाने के लिए हुए थे वो? नहीं, वो तो अब साफ है सर, एक प्रोटेस्ट इसीलिए हुए थे, कागज नहीं दिखाएंगे क्योंकि सबके पास कागज। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तानी मुसलमानों में जो पासपोर्ट बनवाने का दर है, वो हिंदुओं के मुकाबले कई गुना है, कई गुना। एक औसत हिंदू देश छोड़ के जाता ही कितना कम है, बहुत रईस लोग जाते हैं, वरना सब देश के अंदर ही मस्त रहते हैं, कहाँ विदेश जा पाते हैं। पर एक औसत मुसलमान के ऊपर मजहबी ड्यूटी है कि उसको हज करने जाना है, हुँ, हज करने जाना है। तो वहां बच्चा हुआ नहीं कि उसके पासपोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है, भाई हज तो जाना ही है। आज की तारीख में जो इंडियन मुस्लिम्स है, करीब करीब 100% पासपोर्ट होल्डर्स है, क्योंकि उन्हें हज करना है, उनकी एक रिलीजियस ड्यूटी है, दे कैन नॉट अवॉइड दैट। तो उसके बाद भी अगर कह रहे हैं पासपोर्ट नहीं दिखाएंगे, तो इसका मतलब आप उन लोगों को बचा रहे हो जिनको आपने अपने घरों में छुपा रखा है, जिनको आपने अपनी मस्जिदों में छुपा रखा है, वरना आपको कागज दिखाने में क्या दिक्कत हो सकती एक चीज़ और मैं देखता हूँ सर जो मेरे को वक़्फ़ के कुछ मैं पढ़ रहा था और मेरे को किसी ने एक मेरे व्यूअर ने मेल भेजा और जो पढ़ के मेरा बड़ा दिमाग सा खटका और मेरे को एक इकोसिस्टम की कुछ बातें आई। आखिर में मैं आपसे यही पूछूँगा, सर वक़्फ़ में ये लोग ज़मीन लेते थे, उसके बाद उसको कमर्शियल में डाल देते थे। उसके बाद सर पॉपुलेशन मूव करते थे। 1-1 लाख रुपए देके बंदों को कहीं न कहीं से इधर-उधर से पाकिस्तान वाले जो आए हुए हैं, बांग्लादेश वाले जो आए हुए हैं, इनको 1-1 लाख रुपए दिया जाता था कि आप जाके इस जगह पे ना प्लम्बर की दुकान खोल लो, पंचर की दुकान खोल लो, इलेक्ट्रीशियन की दुकान खोल लो, ये दुकान खोल लो, वो दुकान खोल लो। और उसमें ये दिखता है कि ये जो दुकानें खोली गई हैं, ये बेसिकली ऐसी दुकानें खोली गई हैं कि भैया जो सोसाइटी है, वो आपको अपने घर में बुलाएगी। ये देख के मेरे को थोड़ा-सा झटका सा लगा बिकॉज़ अगर आप इज़राइल में जो हुआ उसको आप थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव में लें इसके बारे में, तो फिर डर लगता है कि यार है? आदि कितनी पूरा मैपिंग इको, है। एक पूरा वेल ऑयल्ड मशीनरी है। बात समझिए, बांग्लादेश से लोग आते हैं, उनको वहां पे वेस्ट बंगाल में कागजात बनते हैं, उसके बाद वो वेस्ट बंगाल में नहीं रहते हैं, वो उन इलाकों में जाते हैं जहां तक मुगल नहीं पहुंचे, शिमला, नैनीताल, ईस्ट में स्पेशली क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, हिली टेरेन, गोवा। तो बता रहा हूं आपको, ये वहां तक जाते हैं जहां मुगल नहीं पहुंचे, और वहां की डेमोग्राफी बदलने की पूरी कोशिश की जाती है। और ये पूरा जो फंडेड है, ये पूरा पैसा फंड होता है हलाल के उससे, ये जो तो आपका सर हलाल और सर्टिफिकेट के पैसे, हलाल सर्टिफिकेट के पैसे से फंड होता है। आज देखिए, वहां पे शिमला में संजौली मस्जिद गिराने का आदेश हो गया। पहले उसकी 2 मंजिल गिराने की आदेश हुआ था, आज बची हुई पूरी मस्जिद गिरा। कारण ये कहा गया कि नक्शा पास होना तो बहुत दूर की बात है, इनके पास तो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट नहीं है, इनके पास जमीन के कागज नहीं, और 25 साल से वक्त उस पर कब्जा मार के बैठा है कि वक्त की जमीन। आज आदेश हुआ है और वो लोग जा रहे हैं हाई कोर्ट, और कोई बड़ी बात नहीं, हाई कोर्ट से स्टे भी मिल जाए। हाँ, पक्का मिलेगा 100%। तो माई पॉइंट इज कि ये पूरा एक वेल ऑयल्ड
एकदम बड़ी सिंक्रोनाइज्ड मशीनरी है जो काम कर रही है, ये आइसोलेशन में काम नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे को ये कि वो दिखता है सर, कौन कंट्रोल करता है इसको? कोई इसका सेंट्रल एयर कमांड नहीं है इसका, आप इस तरह समझिए। कहीं एक एक कमांड से नहीं चलते। ये इनके लिए उनके जो रिलीजियस कमांड्स है वही उनका कंट्रोल है। नहीं सर, वो तो ठीक है। अभी आप 10 बंदों को बोलो बेटा तुम यहाँ जाके ये करो, हर किसी का साला अपना दिमाग चलता है भैंस की आँख, वो तो चल पड़ता है, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। नहीं, यहाँ पर तो सर सब आपने आपकी बात इसलिए मानेगा क्योंकि वो किसी रिलीजियस कमांड से नहीं बना हुआ है। जो बच्चे रिलीजियस कमांड से, इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि जो लोग कहते हैं कि भारत क्या हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, मैं कहता हूं पॉसिबल नहीं है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, आप सेबों की संतरों से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू जो है वो एक किताब से नहीं बना है, एक कमांड से नहीं बना है, एक रसूल से नहीं बना है। तो वो मतलब अब जिस भी तरह से हिंदू तो हर तरह से हिंदू है भाई। वो शिव को पूजे तो हिंदू, और राम को पूजे तो हिंदू, और नहीं पूजे तो हिंदू, और नास्तिक है तो हिंदू। आप समझिए ना, वो किसी एक सेंट्रल स्ट्रक्चर से नहीं बना। ये देखो अभी मैं इन चीज़ों पे पता है ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ सर। मेरे फादर एक जगह पे पोस्टेड थे, यूपी की बात है, एंड ऑफलाइन हम बात कर रहे थे उस जगह के बारे में, एंड देखते-देखते वहाँ पर एयर डिफेंस के सिस्टम्स आए, बड़ा रेडार लगा, और देखते ही देखते फटाफट, मतलब मेरे फादर के पोस्टिंग होने से पहले वहाँ पर उस स्टेशन के अंदर एक चीफ इंजीनियर था। वो चीफ इंजीनियर से इधर-उधर करा के, मतलब वो सिविलियन था बंदा बट वो एयरफोर्स कॉन्ट्रैक्ट में था। उससे पकड़-पकड़ करा के एयरफोर्स कैंपस के बाहर एक अवैध मस्जिद बना दी गई, और बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स आते थे वहाँ से। तो वो पॉइंट बाद में बड़ा केस-कूस हुआ था, उसको हटाया गया था वहाँ से, बट दिस वाज़ द केस। और जैसे ही ये नए सिस्टम्स आए वहाँ पर मस्जिद आ गई। तो ये तो एक इकोसिस्टम है जो इतना वेल यार प्लान्ड आपको दिखता है। ये बात आ रही है, मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कैंपस में मस्जिद बनी थी, जी। हटाने चला, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपने यहाँ से मस्जिद हटाने के लिए उनको ऑल्टरनेटिव प्लेस देनी पड़ी। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कहते हैं कि जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे तो उनको बताया गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट भी बकता है। अब इतने बाद भी अगर आंखें नहीं खुले तो कोई क्या करे, बताओ भाई। सो सर होगा क्या वक़्फ़ का? 5 तारीख तो आ रही है, आज हो गई 3, 2 दिन और हैं। वीकेंड के बाद मंडे को देखिए, सीजीआई के पास भी बहुत टाइम नहीं है। सीजीआई का मैं अभी देख रहा था कि 13 तारीख को रिटायरमेंट है, 12 को छुट्टी है, 11 को छुट्टी है, 10 को छुट्टी है, तो 9th उनका लास्ट वर्किंग डे है। 9 उनका आखिरी वर्किंग डे है। हालांकि उन्होंने 13 के लिए भी एक मुकदमा लगाया, पर उस दिन उनका रिटायरमेंट ही है, फेयरवेल है। तो और 5 को डेट लगी है। 5 को डेट लगी है। अब इट ऑल आल्सो डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी एक तरीका, जिस तरह सरकार इस समय हमलावर है, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस समय सरकार से सीधे पंगे लेगी, मुझे नहीं लगता। फिर वो 1400 पेज का इन्होंने वो डाल दिया आगे। ये पढ़ो भैंस की आँख, 1400 नहीं, पेज। नहीं, मेरा अपना मानना है कि जब भी सरकार ने जिसे कहना चाहिए फर्म स्टैंड लिया है, तो जुडिशरी बैकआउट की है। आपको मैं बार-बार बताता हूँ कि जिसको आप लोग मनमोहन सिंह कह के चिढ़ाते थे, मनमोहन सिंह, उसने 3 मौकों पे, अलग-अलग मौकों पे सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारा काम है, दखल मत दीजिए। वो तीनों बार सुप्रीम कोर्ट बैकआउट कर दिया। इनका भी हो गया सर, दिस विल बी द थर्ड वन। चीफ इलेक्शन कमीशन के उसके ऊपर जो चक्कर हुआ था, इन लोगों ने ऑर्डिनेंस लाके गेम खेल लिया था वहाँ पर 23 सितंबर के अंदर। और उससे पहले भी आई थिंक सेकंड टर्म में कुछ हुआ था। वहाँ पर भी इन्होंने बोला था ले ऑफ, तो फिर ये भाग गए थे। एक्चुअली चौथा है, एक बारी अरुण जेटली ने टोका था इनको। आई मीन आई मिस दैट मैन, विजनरी ऑफ अ पर्सन। आई थिंक वो होते तो नहीं, मैं नहीं, ये बात भी जो आप कह रहे हैं सरकार के खिलाफ जा रही है। ये केवल ये साबित करता है कि सरकार जहाँ चाहती है फर्म स्टैंड ले लेती है, जहाँ चाहती नहीं लेती है। दैट्स आप द ये प्रॉब्लम। देखिए, कृपाल कृपाल साहब को जज बनाने के लिए, कृपाल को जज बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 4 बार सिफारिश की। आपने नहीं बनाया तो नहीं बनाया तो नहीं नहीं बनाया। बनाया। दैट गे पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट। या अरे बड़ा चक्कर हुआ था उसके ऊपर, कितना चक्कर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी पे एक मुकदमा करा, और आपका शाहबानो मूवमेंट था, आपने ले जाके पलट दिया उसको पार्लियामेंट में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। तो भाई, मैं देखिए, करना चाहे जैसे तो बहुत कहते हैं कुछ। ना, जैसे कहते हैं क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, तो उसी तरह हाँ, क्रिटिसिज्म वेयर इट इज ड्यू। एब्सोल्युटली। तो या मैं अगर मानता हूं कि भाई
ये जो बात आप कह रहे हैं तो ये साबित करता है कि भाई अच्छा, तीसरी बात, मोदी सरकार की एक बड़ी कमी ये है कि वो अपने एजेंडा को सुप्रीम कोर्ट से पारित कराना चाहती है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा दे, ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट हटवा दे, हलाला ये एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट हटवा दे, ये एएमयू वाला मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तय कर दे कि एएमयू, अरे भाई एएमयू तो सुप्रीम कोर्ट तय बाद में करेगी, पहले तुम तय करो। नहीं, हम लेते हैं इससे अपना, हमने भाई हमने सेंट्रल दिया इसको माइनॉरिटी स्टेटस, हम वापस लेते हैं। हाँ, वापस ले ये सेंट्रल हमने, फंडिंग कर दो, खत्म। तो भाई सब चीज सुप्रीम कोर्ट क्यों तय कर दे? आज की तारीख में जो इतनी ज्यादा बातें होती है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत इंटरफियर कर रही है, इसके पहले कोई ये क्यों नहीं सोचता है कि ये जो हमारी प्रेजेंट सरकार है, ये अपना एजेंडा सुप्रीम कोर्ट के जरिए पारित कराना चाहती है। हर चीज में सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक लगाओगे तो सुप्रीम कोर्ट भाई फिर तुम्हारे काम में दखल देगा ही देगा। टू बी फेयर, आई एम सॉरी टू से दैट, नहीं, नहीं, आपकी बात एकदम सही है सर। मैंने ये 3-4 बार ही सोचा है इसके बारे में। कभी बोला नहीं है, बट आपकी बात में आई एम 100%, मैं मतलब स्टैम्प पेपर पे साइन करने को तैयार हूँ इस बात पे। आई एम दैट सैंग्विन, क्योंकि मैंने खुद ने सोचा है, यार कोर्ट क्यों जाते हो? भैंस क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, डंडा मारो साला, सिर काटो, खत्म करो। बट इन एनी केस, सर जी थैंक यू सो मच। आपने मतलब आज काफी सारी इंटरेस्टिंग बात करी है हमने। वी गॉन अराउंड द कंट्री। ऐसी मेरे को बात करने में मजा आता है, वेयर वी चारों तरफ चीजें क्या हो रही है उसके ऊपर जरा फोकस रहना चाहिए। एंड इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। मेरे हिसाब से एक मैसेज जाएगा देश के अंदर, जैसे ही पाकिस्तान का कुछ होता है तो एक जबरदस्त मैसेज जाएगा। और मेरे हिसाब से अवैध जो ये भागने की कोशिश है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमको अंदर का पाकिस्तान खत्म करना है। देयर इज नो वे वी कैन सस्टेन लाइक दिस। हमको तो पता भी नहीं था इतना बड़ा चल रहा है। आई डोंट नो किस किस को पता था, किस किस को नहीं। हम तो सोचते थे बांग्लादेशी बैठे हैं, यहाँ तो पाकिस्तानी बैठे हैं साले। You know? कमलेश्वर की एक किताब थी, हालांकि उसमें लिखा कुछ और था, पर उसका जी, टाइटल बहुत अच्छा था, कितने जी, पाकिस्तान। सही में आई मीन इंटरेस्टिंग। एंड ये भी एक आपने एक लाइन बोली थी मेरे चैनल पे कि आदि एक चीज समझो, वक्फ के साथ आपने फतवाए आलमगीरी पे बहुत जोर से लात मारी है। तो ये भी एक स्टेप होगा, जब अगर आप पाकिस्तानी भगाओगे तो फतवाए आलमगीरी का और होल्ड गिरेगा नीचे। तो आई एम गोना टेक दैट लाइन फ्रॉम यू एंड से थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज अ प्लेजर। ऑडियंस को रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड सपोर्ट दिस चैनल एज मच एज यू कैन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।